नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। यूपी का चुनावी घमासान कितना तीखा और कितना अहम होता जा रहा है उसको आप इस बात से समझिए कि अगले 10 दिन के भीतर ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी में थे और करीब 15 दिन बाद वो फिर से काशी पहुंचने वाले हैं। नए साल के पहले 10 दिनों में 3 दिन प्रधानमंत्री यूपी में बिताने वाले हैं। यानी बीजेपी ने हर कोशिश कर दी है किसी न किसी तरीके से यूपी के मतदाताओं के दिलों तक पहुंचे। आज सबसे ज्यादा इंडिया यही जानना चाहता है कि अखिलेश यादव के रथ को चुनावी रण में रोकने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है, अपने कंधे पर पूरी लड़ाई को ले लिया है। इस खबर को 36% लोगों ने देखना चाहा है। वह इंडिया आज ये भी जानना चाहता है कि कांग्रेस के घर में लगी बगावत की आग बुझती क्यों नहीं है, क्योंकि आग अब हरीश रावत ने लगा दी है। इस खबर को 21% लोगों ने देखना चाहा है। वह इंडिया आज ये भी जानना चाहता है कि कोरोना की तीसरी लहर डर क्यों गई और कैसे वायरस का खतरा बच्चों तक पहुंच रहा है। ओमिक्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। 19% लोगों ने इस खबर को देखना चाहा है। तो बुलेटिन की शुरुआत उसी खबर से करते हैं जिसको आपने सबसे ज्यादा वोट देकर पसंद किया है, यानी पीएम मोदी का काशी का दौरा, जिसके सियासी मायने बेहद अहम है। यूपी में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही अब सारे दल दो दो हाथ के मूड में आ गए हैं। पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय को चुनावी मुद्दा बना दिया तो पश्चिम से अखिलेश के पार्टनर जयंत चौधरी ने किसानों के सवाल उछाल दिए। यानी कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक दूसरी विरोधी पार्टी को घेरने की तैयारी चल रही है, उसको कमजोर विकेट पिलाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में फायदा किसका होगा, उसके जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। माहौल सियासी हो तो मंच से मुद्दों को मथने में पीएम मोदी चूकते नहीं। इसीलिए उन्होंने गंगा किनारे से गाय का जिक्र किया। बता ये भी दिया कि गाय का नाम लेना गुनाह नहीं, गौरव की बात है, क्योंकि गाय और ग्वाला ही देश का अतीत भी हैं, वर्तमान भी और भविष्य भी। और यूपी का भविष्य कौन संवार सकता है, इसका जिक्र करने से पीएम कैसे चूक जाते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। माफियावाद, परिवारवाद उनके सिलेबस में है। घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पीएम ने ये शब्द बाण समाजवादी पार्टी पर चलाए, क्योंकि यूपी में बीजेपी को कोई टक्कर देता दिख रहा है तो वो इकलौती लाल टोपी है। लेकिन पूर्वांचल पहुंचे पीएम मोदी के पास इस जोड़ का भी तोड़ था। विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम था, विकास की दलील थी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद का दावा था। विरासत को भी बढ़ा रहे हैं, यूपी का विकास भी कर रहे हैं। हालात तो ये हैं कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी का फोकस यूपी पर आ टिका है। यही वजह है कि पीएम यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पिछले 162 दिनों में पीएम मोदी यूपी के 15 दौरे कर चुके हैं। औसतन पीएम मोदी का हर 11 दिन में एक यूपी दौरा हो रहा है। जुलाई से अब तक पीएम मोदी 3 बार वाराणसी आ चुके हैं। आखिरी बार वो 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी में थे। बीजेपी डाल डाल तो अखिलेश भी पात पात हैं। आज काशी में 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जिन 22 विकास परियोजनाओं का पीएम ने शिलान्यास किया, उनमें से एक था
बनारस डेयरी संकुल, जिसमें रोजाना 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। लेकिन अब इस पर भी अखिलेश ने दावा ठोक दिया है। सपा के समय लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था, उसे अमल में लाने में भाजपा सरकार ने पूरा कार्यकाल बिता दिया। कैंचीजीवी भाजपा इस सच को छिपाएगी, लेकिन कोई अमूल कंपनी से पूछे तो वो दूध जैसा ये सफेद सच बताएगी। दूध की लड़ाई के बीच में पीएम मोदी ने आज चौधरी चरण सिंह को याद करके पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी पर गोटी लाल करने की कोशिश की। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। आज पूरब से पीएम मोदी ने निशाना साधा तो पश्चिम में अखिलेश ने नजरें गड़ा दी हैं। डिंपल यादव को कोरोना होने की वजह से उन्होंने 3 दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इसी वजह से आज वो अलीगढ़ अपनी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त जनसभा में शामिल नहीं हो सके, लेकिन सोशल मीडिया से समर्थन का संदेश जरूर भेजा। लिखा, आज की इजलास की सपा राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं व सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अपील। अखिलेश की इस अपील के बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ ऐसी जुटी कि मंच ही टूट गया। हालांकि इस मंच तोड़ भीड़ ने जयंत चौधरी के हौसले को और बढ़ा दिया। मोदी जी ने तो कभी अपने घर में भी माफी नहीं मांगी होगी। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद भी माफी नहीं मांगी और माफी मंगवाई है। ये जीत आपकी है, ये खून पसीना आपका है और आपका पूरा सम्मान हम लोग करेंगे। यूपी में आधिकारिक तौर पर चुनावी शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन हर दल मिशन यूपी में जुट चुका है। चुनावी रणभेरी जैसे ही बजेगी, मुकाबला और दिलचस्प होगा। भारत माता की। आप देखिए तो यूपी में बीजेपी में बड़े बड़े धुरंधर हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले गृह मंत्री अमित शाह हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो यूपी के ही हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यूपी का चक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगा रहे हैं। इसी से मेरी आज की राय जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनिए। मेरी राय है कि पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे से साफ है कि यूपी में बीजेपी के लिए पीएम मोदी के नाम का ही सहारा है। यानी बीजेपी के लिए पीएम मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है इस चुनावों में। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस कॉल के जरिए हम तक भेज सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाऊंगा। एक बार फिर दोहरा देता हूं अपनी राय को। यूपी में बीजेपी के लिए पीएम मोदी के नाम का ही बीजेपी को सहारा है। अब आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी का कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया, तो इसमें भी क्रेडिट लेने के लिए अखिलेश यादव सामने आ गए। अखिलेश का कहना है कि उनके जमाने में दरअसल ये काम शुरू हुआ था। आज सी वोटर के सर्वे में हमने जब पूछा लोगों से कि अखिलेश राज में क्या सिर्फ योजनाओं के फीते ही काटे गए, तो इस पर 50% लोगों ने कहा कि हाँ, सिर्फ फीते काटे गए, जबकि 50% लोगों का कहना था कि नहीं, विकास के काम भी हुए हैं। बराबरी पर बटा हुआ है मामला, यानी मामला बिल्कुल 50-50 का है। वहीं लोगों से यह पूछा गया कि बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को यूपी में कितना फायदा होगा, तो इस सवाल के जवाब में बहुत फायदा कहने वाले 43% लोग, कम फायदा कहने वाले 29% लोग और कोई फायदा नहीं कहने वाले 28% लोग। अब आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ कार्यक्रम क्यों शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के बाद अब बात करेंगे उस कांग्रेस की जिसकी अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक नई कलह इस चुनावी मौसम में पार्टी झेल रही है। और यह बगावत शुरू हुई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह बगावत बम फोड़ा है।
हरीश रावत ने कल एक ट्वीट किया था जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि जिसे आप पढ़ भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे, लेकिन शायद आपका ध्यान उस ट्वीट के अंदर छुपे मायनों पर नहीं गया होगा। इसीलिए रावत के ट्वीट के मायने बताते हैं और उस पर दिल्ली में मची खलबली को जानने के लिए देखनी होगी आपको मेरे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट, जो इशारा कर रही है कि पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू की लड़ाई का सुलह कराते कराते, बगावत को खत्म कराते कराते खुद हरीश रावत अब अपने प्रदेश में बागी क्यों हो रहे हैं। चुनाव रूपी समुद्र, मुंह फेरना, नकारात्मक भूमिका, मगरमच्छ, हाथ पांव बांधना, नया वर्ष नया रास्ता, ये सारे गंभीर शब्द कल हरीश रावत ने ट्वीट किए। निराशा से भरी अपनी इस तस्वीर के साथ हाथ ऐसे बंधे थे जैसे अफसोस और मलाल में बंध जाते हैं। इस ट्वीट ने कैसे कांग्रेस में फिर से खलबली मचा दी है वो आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि हरीश रावत ने ट्विटर पर लिखा क्या है। ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। फिर चुपके से मन के कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्यम न पलायनम, बड़ी उपाहपोह की स्थिति में हूँ। नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। इस ट्वीट का भाव यह है कि हरीश रावत अपनी ही पार्टी में दीनहीन और ठुकराए हुए नेता जैसा महसूस कर रहे हैं जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा। आरोप सीधा सीधा ये है कि राज्य में कांग्रेस संगठन उनकी मदद नहीं कर रहा बल्कि गड्ढे खोद रहा है। सोनिया गांधी और राहुल के ही नुमाइंदों के आगे उनकी एक नहीं चल रही। नुमाइंदों में बड़ा नाम उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव का है, जिनके दखल से रावत नाराज हैं। सीएम का चेहरा बनाए जाने और टिकट बंटवारे में पर्याप्त भागीदारी न मिलने से भी अनबन है। हालांकि 24 घंटे में रावत के सुर बदल गए हैं। कल तक वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के गीत गाने की बात कर रहे हैं। सर, आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? हम तो उन लोगों से हैं जो कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जाए। रावत ने पहले बगावत का बिगुल फूंका और अब कदम से कदम मिलाकर चलने के दावे कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि उनके ट्वीट ने देहरादून से दिल्ली तक खलबली मचा दी थी। रावत कल दिल्ली आ रहे हैं। मुमकिन है कि शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद उनकी शिकायत दूर हो जाए। केरल दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी भी उत्तराखंड के दूसरे नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हरीश रावत जी का एक ही ध्येय है जो कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का है कि इस 3 मुख्यमंत्री की सरकार को रवाना करके कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड में जनता की सेवा के लिए स्थापित कर। कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन हलचल तो है, क्योंकि चर्चा इस बात की गर्म है कि अगर रावत की नहीं सुनी गई तो हरीश रावत 5 जनवरी को देहरादून में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। रावत समर्थकों को देहरादून में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। हालांकि राजनीति में कई बार अफवाह भी उड़ाई जाती है ताकि दबाव और दावा दोनों में बढ़त रहे, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कलह बीजेपी को रास आ रही है कि वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और हरीश रावत जी को उन्होंने मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है। कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। अभी पंजाब के अमरिंदर सिंह के जाने की लोग बात भूल भी नहीं पाए। अगर उसी रास्ते पे उत्तराखंड के नेता वरिष्ठ अगर हरीश रावत भी ये बात जो बयान दे रहे हैं, इससे साफ है कि अब उनका मन कांग्रेस से भर चुका है। सिद्धू के चक्कर में कांग्रेस पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे अपने अनुभवी नेता को पंजाब में गंवा चुकी है और इत्तेफाक देखिए कि तब हरीश रावत ही पंजाब के प्रभारी थे। समय का पहिया घूमकर फिर वहीं पहुंच गया है। फर्क बस इतना है कि अमरिंदर की जगह खुद हरीश रावत खड़े हैं।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी के खिलाफ बेहद आक्रामक रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का हाल बेहद खराब है। इतना खराब है कि एक नेता पार्टी छोड़कर जाता नहीं कि दूसरा बगावत का झंडा उठाने लगता है। 2019 में कांग्रेस की हार के बाद जिस तरह राहुल गांधी ने पार्टी को मझधार में छोड़कर अध्यक्ष पद छोड़ दिया, उसके बाद पार्टी छोड़ने वाले कुछ बड़े नेताओं की ये फेहरिस्त देखिए। कुछ दिनों पहले ही जब कांग्रेस ने पंजाब में अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, नाराज हो गए। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री तो नहीं बने, उल्टे 19 में लोकसभा चुनाव भी हार गए और उसके बाद कमलनाथ से ऐसी जंग छिड़ी कि पार्टी तोड़ दी और बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनवा दी। बदले में मोदी सरकार में सिंधिया को अब केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया है। जिस अशोक तंवर को हरियाणा में राहुल गांधी ने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने हुड्डा के बढ़ते प्रभाव के बीच पार्टी छोड़ दी है, तृणमूल कांग्रेस जा चुके हैं। मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद जब बीजेपी ने डोरे डाले तो प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी ने यूपी में उन्हें मंत्री पद का प्रसाद चखा दिया। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पार्टी उनको प्रोजेक्ट कर रही है। असम में पार्टी में अहमियत न मिलने से नाराज सुष्मिता देव ने भी कांग्रेस हाल ही में छोड़ी है। ममता बनर्जी की टीएमसी ज्वाइन कर ली है और सांसद भी बन गई है राज्यसभा से। इनके अलावा कुछ सामूहिक इस्तीफे हुए वो अलग से। पिछले चुनाव में गोवा में कांग्रेस के 17 विधायक थे। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन कुछ बीजेपी ने इन 5 सालों में तोड़ लिए, कुछ कांग्रेस के विधायक खुद छोड़कर चले गए और बचे हैं तो सिर्फ आज की तारीख में 2 विधायक, जो कि राज्य अब चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है। वैसे ही हाल में मेघालय में 17 में से 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार बुरे से बुरे दौर से गुजर रही है और इधर आज पंजाब में भी हालात बुरे ही दिखाई दे रहे हैं। पहले बेअदबी का मामला सामने आया था और आज लुधियाना में एक जबरदस्त धमाका हो गया। सवाल ये कि क्या कोई पंजाब को जानबूझकर अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? क्या इसके पीछे पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की साजिश है या ये सारा खेल चुनावी है? धमाका, एक संदिग्ध मौत और कई सवाल। पंजाब में बेअदबी मुद्दे की जांच अभी अंजाम तक भी नहीं पहुंची थी कि लुधियाना में एक नई वारदात का आगाज हो गया। लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल के शौचालय में इतना जोरदार धमाका हुआ कि तबाही के निशान हर ओर बिखर गए। ਜਿਹੜੀ ਧੂਏ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਅੰਦਰ। धमाके की इंटेंसिटी ऐसी थी कि शौचालय से सटी रिकॉर्ड रूम की दीवार तो टूटी ही टूटी, नीचे खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कोर्ट परिसर में हुए इस धमाके ने पंजाब की पॉलिटिक्स में भी धमाका कर दिया है। जांच शुरू होने से पहले ही सियासी बहस शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप मढ़े और गढ़े जा रही हैं। जिस दिन ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। धमाके की जांच के लिए दिल्ली से एनएसजी टीम को बुलाया गया है, लेकिन जांच से पहले ही सिद्धू ने आरोप और आरोपी दोनों तय कर दिए हैं। जो लकीर चन्नी ने खींची, सिद्धू ने उसे खींचकर थोड़ा और बड़ा कर दिया। कि एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते, उन्हां नूं अड्ड करन दे वास्ते, उन्हां नूं डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मुड़िया जा रहा है। इहदे च शक दे घेरे च एजेंसियां आउंदियां। पंजाब के सीएम से लेकर सिद्धू तक सब एक ही सुर में केंद्रीय एजेंसियों और सियासी विरोधियों को हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो बीजेपी ने संदेह के घेरे में पंजाब सरकार को ही खड़ा कर दिया है।
आम आदमी पार्टी से लेकर अकाली दल तक धमाके को पंजाब सरकार की नाकामी बता रहे हैं। या तो एनआईए या सीबीआई या एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। आई एम वेरी क्लियर कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਥ। खुफिया सूत्रों के मुताबिक धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही पंजाब के हालातों को देखते हुए वहां की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था कि इन हालातों का फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं, लिहाजा वहां के धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण संस्थानों पर विशेष निगाह रखी जाए। इस अलर्ट को अभी 7 दिन भी नहीं बीते थे कि लुधियाना में बम धमाका हो गया। लुधियाना ब्लास्ट में एक एंगल पाकिस्तान की साजिश का भी जुड़ रहा है। केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियां भी मौके का मुआयना कर रही हैं। इस जांच के दौरान यदि स्थिति गंभीर पाई गई, यानी इस धमाके में सीमा पार या आतंकी संगठन का हाथ पाया गया, तो इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है। पंजाब हो या फिर यूपी हो, हर जगह हर मुद्दा चुनाव से जुड़ जाता है। वैसे चुनाव तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने के कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी ने कल बड़ी बातें कह दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी सेहत को लेकर सियासत शुरू हुई। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने 52 दिन के बाद पब्लिक अपीयरेंस दिया। सार्वजनिक तौर पर वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर दिखाई दिए। 52 डेज के बाद वो ऑनलाइन एक मीटिंग में जुड़े। 52 दिन के बाद कैबिनेट की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए और ये दिखाया कि वो स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, जैसा कि दावा कल आदित्य ठाकरे भी, उनके सुपुत्र भी हैं, मंत्री भी हैं महाराष्ट्र में, कर रहे थे। वैसे जो स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो उसे आजकल भीड़भाड़ से बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में जब पूछा गया कि बढ़ते कोरोना की वजह से क्या नेताओं की रैली पर रोक लगनी चाहिए, तो आप आंकड़े देख के आश्चर्यचकित करेंगे जनता क्या कहती है। 78% 78% लोगों ने कहा कि हाँ, रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 22% ऐसे थे जो मना कर रहे थे। यानी बहुत बड़ी संख्या है, 3/4 के ऊपर, जो ये कह रही है कि रैलियों पर इस चुनावी मौसम में रोक लगनी चाहिए। लेकिन अब नेता है, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। और अब वक्त है आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय दोहराने की। मेरी राय है कि पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे से साफ है कि यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए पीएम मोदी के नाम का ही उसको सहारा है। अगर आप इस राय से सहमत हैं या नहीं है, आपको मिस्ड कॉल देनी है। आपके जवाबों का मैं इंतजार करूंगा। स्क्रीन पर अभी तक के नतीजे आपके सामने हैं। रिजल्ट फाइनल ब्रेक के बाद होगा, और साथ ही साथ ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी आज के शब्द की भी। देखते रहिए इंडिया चाहता है, तुरंत आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।